नमस्कार। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 का अध्ययन करेंगे, जो कि वर्ण, वर्णमाला और स्वर और व्यंजन पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? इसका सही उत्तर है 52 अक्षर हैं। अक्षर शब्द का तात्पर्य अनासवान या जिसके और ज़्यादा टुकड़े ना किए जा सकें। नोट, स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन 39 होते हैं, उसके बाद एक अनुस्वर और एक विसर्ग होता है। इनको मिलाकर हमारी जो संख्या है वह 52 हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो उच्चारण अवयव हैं मुख के अंदर, वह कहीं ना कहीं जीवा उन अवयवों से टकराती है, तो उनको स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 है। प्रश्न है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है 3 प्रकार। पहला है एक मात्रिक स्वर, दूसरा है द्विमात्रिक स्वर और तीसरा है त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर वह स्वर होते हैं जिनमें सिर्फ एक मात्रा का प्रयोग हुआ हो या जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता हो। द्विमात्रिक वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता हो, जैसे कि दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ। इसी प्रकार से हो जाएगा ए, ओ और औ। उसके बाद त्रिमात्रिक यदि स्वर की बात की जाए तो कुछ ऐसे भी स्वर हिंदी वर्णमाला में हैं, जैसे कि राम का उच्चारण कभी कभी इस प्रकार से किया जाता है कि 3 मात्राओं के बराबर समय लग जाता है, इसलिए रा के बाद 3 लिख दिया जाता है। उससे यह प्रदर्शित किया जाता है कि जो राम का उच्चारण किया जा रहा है वहाँ पर 3 मात्राओं के बराबर समय लगेगा। इस प्रकार से प्रश्न है कि संयुक्त स्वर या संध स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर या संध स्वर वह स्वर होते हैं जो कि द्विमात्रिक स्वर तो होते हैं, लेकिन वह 2 ऐसे स्वरों के योग से बनते हैं, जैसे कि आ का मेल ई से हो जाए या आ का मेल ऊ से हो जाए। इस प्रकार से, या ये कहा जाए कि जब 2 सजातीय स्वर ना होकर 2 विजातीय स्वर, यानी कि जिनकी जाति एक समान ना हो और मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करें, तब वह संयुक्त स्वर या संध स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ए का जो निर्माण है वह हस आ और हस ई से होता है। इसका अभी अध्ययन सही से कर लेंगे तो आपको संधि पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी, जो कि स्वर संधि होती है हमारी। उसके बाद ए का निर्माण जो होता है, यदि ए में हस आ जोड़ देंगे तब ए का निर्माण होगा। ओ का जो निर्माण है वह हस आ और हस ऊ से होता है। औ का निर्माण जो है वह ओ में हस आ को मिला देने से औ का निर्माण होता है। नोट में दिया है कि जब एक स्वर का निर्माण 2 आसन्न स्वरों से हो, या इसको सरल भाषा में ये कहा जाए कि 2 ऐसे स्वर जो समान जाति के ना हो, जैसे कि आ और ई, या हस आ हस ई के मेल से ए का निर्माण होता है। हस आ और हस ए के निर्माण से ए का निर्माण होता है, व हस आ और हस ऊ के मेल से ओ का निर्माण होता है, और हस आ और ओ का मेल करेंगे तो औ का निर्माण होता है। प्रश्न है कि एक मात्रिक स्वर कौन से हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर स्वर लगता है, समय लगता है, उनको एक मात्रिक स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। एक मात्रिक स्वर हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं, जो कि हस आ, हस ई, हस ऊ और ऋ है। नोट, एक मात्रिक स्वर को हस स्वर भी कहा जाता है। हस स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में द्विमात्रिक स्वर से कम का समय लगता है। प्रश्न है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है
दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। दीर्घ स्वर का निर्माण जो है वह दो स्वरों के मेल से होता है, जैसे कि दीर्घ आ का निर्माण जो है वह एक दो हस्व आ से होता है और दीर्घ ई का जो निर्माण है वह दो हस्व ई से हुआ है और दीर्घ ऊ का निर्माण दो हस्व ऊ से हुआ है। उसके बाद जो ए का निर्माण है वह हस्व आ और हस्व ई से हुआ है। ए का जो निर्माण है वह हस्व आ और ए से हुआ है। उसके बाद ओ का निर्माण हस्व आ और हस्व ऊ से होता है। ओ का निर्माण ओ के साथ हस्व आ लगा देने से होता है। उसके बाद प्रश्न है कि अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान उस स्थान को कहा जाता है जब वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ उस अवयव या जिस अंग से टकराती है उसको उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कि का वर्ग है, का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा और या। ये का वर्ग की श्रेणी में आते हैं और उनका उच्चारण होता है कंठ। का वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ जो है वह कंठ से टकराती है, इसीलिए का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। इसी प्रकार से चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाएगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा और पा वर्ग का उच्चारण स्थान होष्ठ हो जाएगा। एक सीरीज के रूप में इसको याद कर लीजिए। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक का उच्चारण स्थान भी याद कर लीजिए। जैसे का तो सरल होगा, का से का वर्ण होगा और का से उसका उच्चारण स्थान भी कंठ हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे का भी याद कर सकते हैं, जैसे कि चा का तालव्य हो जाएगा, उसी प्रकार से टा का मूर्धन्य हो जाएगा, उसी प्रकार से ता का दंत हो जाएगा, उसी प्रकार से पा का ओष्ठ हो जाएगा। प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी की जो वर्णमाला है उसके सभी अंतस्थ व्यंजन ना पूछ के सिर्फ एक व्यंजन या 2 व्यंजन पूछ देगा जो कि अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी से आते होंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की यदि चर्चा की जाए कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तब शा, सा और हा ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इनको लिख लीजिए और रोज़ याद करते रहिए। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हों उनको संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं जो कि छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। हम देखेंगे इनका निर्माण कैसे होता है। नोट वे व्यंजन जो 2 या अधिक व्यंजनों के मेल से बने हों, जैसे कि का के नीचे हलंत लगा देंगे, सा के नीचे हलंत लगा देंगे, फिर इसमें यदि हस आ का योग हो जाएगा तब छा का निर्माण होगा। उसी प्रकार से ता और रा दोनों के नीचे हलंत है, उसके साथ अगर हस आ का मेल हो जाएगा तब त्रा का निर्माण होगा। उसी प्रकार से जा और या के नीचे हलंत है, यदि उसमें हस आ का मेल हो जाए तब ज्ञा का निर्माण होगा। उसके बाद यदि शा और रा में हलंत लगा के उसके साथ हस आ का मेल हो जाए तब स्रा का निर्माण होगा। प्रश्न है कि कौन से स्वरों का उच्चारण होष्ठ से होता है? व्यंजनों के साथ साथ स्वरों के उच्चारण में भी जो हमारी जीभ है वह
मुख में कहीं ना कहीं टकराती है तो उस टकराने वाले स्थान को उस स्वर का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कि कौन से स्वरों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ह्रस्व उ और दीर्घ उ के उच्चारण में जो जीभ है वह ओष्ठ से टकराती है, इसलिए उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ है। इसका उत्तर है कंठ ओष्ठ। थोड़ा जान लेते हैं कि नोट ओ और ओ का निर्माण ह्रस्व आ व ह्रस्व ऊ से होता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आ और ऊ के मेल से ओ का निर्माण होता है, जो कि एक गुण संधि का उदाहरण है। यदि आप इसको यहाँ सही से पढ़ेंगे तब आपको संधि स्वर संधि पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर आपको बहुत ही आसानी होगी। ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ह्रस्व ऊ का उच्चारण स्थान होष्ठ होता है, इसलिए दोनों स्वरों से मिलने वाले या मिलकर बनने वाले ओ स्वर का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाता है। प्रश्न है कि ह्रस्व आ, दीर्घ आ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ है। इसका सही उत्तर है कंठ। जैसा कि हम लोगों ने भी स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान का अध्ययन किया था एक सीरीज में, जैसे कि कंठ, तालव्य। इसी प्रकार से यदि यह सीरीज याद रखेंगे तब स्वरों का उच्चारण स्थान याद करने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि ह्रस्व आ, दीर्घ आ और आहा का उच्चारण स्थान कंठ होगा। उसी प्रकार से इसके बाद में यदि देखा जाए ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई व दीर्घ ई आती है। जैसे कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है। उसी प्रकार से इसमें भी सीरीज का पालन हो रहा है। जैसे कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा और ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। जो कि अगला प्रश्न है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान कहाँ है। इसका सही उत्तर है तालव्य। प्रश्न है कि ऋण का उच्चारण स्थान है। इसका सही उत्तर है मूर्धन्य। प्रश्न है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। इसका सही उत्तर है कंठ तालव्य। यदि इसको देखा जाए कि इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य क्यों है, तब देखने में मिलता है कि ए का जो निर्माण है वह ह्रस्व आ और ह्रस्व ई से हुआ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालव्य है, इसीलिए इन दोनों के मेल से जो स्वर बना है ए, उसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो जाएगा। प्रश्न है कि ऊष्म संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं। ऊष्म संघर्षी वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने पर जो वायु होती है वो मुख से या मुंह से कहीं ना कहीं रगड़ते हुए या घिसटते हुए या संघर्ष करते हुए बाहर आती है, उसको ऊष्म संघर्षी वर्णों की श्रेणी में रखा जाता है। ये हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं, सा, सा, सा और हा, ये 4 होते हैं। सघोष वर्ण कौन से होते हैं। उत्तर है कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण। वर्ग कौन सा, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग। इसी प्रकार से हमारे पास 5 वर्ग होते हैं जो कि अंतिम वर्ग है। पा वर्ग उसी वर्ग की बात कर रहा है कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण के साथ ही अंतस्थ व्यंजन एवं ढ़ा, ढा, हा और अघोष सघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तो आप लोग जानते ही हैं, और इसके साथ साथ अभी अंतस्थ व्यंजनों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जो कि होते हैं या, रा, ला और वा। यदि सघोष की बात की जाए तो सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर ध्वनि हमारे फेफड़ों से कंपन के साथ बाहर निकले, उनको सघोष वर्ण कहा जाता है। प्रश्न है कि उसके बाद हमारा प्रश्न है कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अभी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं। सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें जब हम किसी
वर्ण का उच्चारण करते हैं तब जो स्वर ध्वनि है वह हमारे फेफड़ों से कंपन के साथ बाहर आती है। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग होगा यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के, जैसे कि का वर्ग है, चा वर्ग है। इसी प्रकार से हमारे 5 वर्ग होते हैं जिसका अंतिम वर्ग जो है वह पा वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय के साथ सा और सा अघोष वर्ण होते हैं। प्रश्न है कि अल्प प्राण की श्रेणी में कौन से वर्ण शामिल हैं? अल्प प्राण वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम वायु मुख से बाहर निकले या मुंह से कम वायु बाहर निकले, जब उनका उच्चारण करते हैं उनको अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। इनको याद करने का साधारण तरीका है कि अल्प प्राण, अल्प मतलब होता है कम, और जो कम में है वह क्या होगा? वह विषम होगा, और इसलिए विषम स्थानों के अंक पर आने वाले वर्ण हमारे अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। एक संख्या याद कर सकते हैं 135, इसका कोड वर्ड है अल्प प्राण। 135 याद कर लीजिए, फिर जो बचेगा वह महाप्राण हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वह होते हैं या, रा और ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ज़्यादा वायु बाहर निकले, उनको महाप्राण वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। अल्प प्राण में वे वर्ण होते हैं जिनमें कम वायु मुंह से बाहर निकले, महाप्राण में ज़्यादा वायु मुंह से बाहर निकले या ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़े जिनके उच्चारण में। ये होते हैं प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, और ऊष्म व्यंजन महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा और हा। उसके साथ साथ ही जैसे कि अल्प प्राण का मैंने कोड बताया था आपको 135, इसको याद कर लीजिए 135। तो जो बचेगा, जैसे कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तब प्रथम ये हो जाएगा 1, अंतिम ये हो जाएगा 5, तो जो बीच में बचेगा 25, वह आपका महाप्राण की स्थानों को निर्धारित करेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।